बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्रिस्टल सिस्टम के बारे में स्टडी किया था कि सॉलिड्स के अंदर जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसमें क्रिस्टल बेसिक जो यूनिट है उसके अंदर क्रिस्टल है और उसको ही हमें स्टडी करना था। तो क्रिस्टल के बारे में हमने बेसिक उनकी सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल्स को स्टार्ट किया था और उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में हमने कुछ बातें डिस्कस की थी। आज के इस लेक्चर में हमने क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ना है, यूनिट सेल, पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल। आपको पता है लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि एक कंप्लीट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना जी, उसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूनिट सेल्स आपस में जुड़े होते हैं एक ख़ास तरतीब से, तो एक कंप्लीट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। अब इतने बड़े क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी करना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, हम उनकी बेसिक जो यूनिट है जिसको हम यूनिट सेल बोलते हैं, हम यूनिट सेल को स्टडी करते हैं। अब एक यूनिट सेल को, बेसिक यूनिट सेल को अगर हम स्टडी कर लें, उसका हमें पता चल जाए, तो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसकी स्टडी है, उसको हम ओवरऑल पूरे क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन ही यही है कि यूनिट सेल हमारे पास वो स्ट्रक्चर है, वो क्रिस्टल है जिसके अंदर पूरे कंप्लीट क्रिस्टल की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। अगर आप यूनिट सेल की ईच एंड एवरीथिंग को स्टडी कर लें तो मतलब ये है कि आपने उस पूरे क्रिस्टल सिस्टम को, उस पूरी क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी कर लिया। जैसे सोडियम क्लोराइड है, डायमंड है, कोई भी क्रिस्टल सॉलिड है, उसका एक यूनिट सेल लें आप, उसके तमाम पैरामीटर्स को पढ़ें, स्टडी करें, तो मतलब आपने उस पूरी क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी कर लिया। अब हमने ये देखना है कि हम एक यूनिट सेल को स्टडी करना चाह रहे हैं। उस यूनिट सेल को स्टडी करने के लिए हमें कौन से पैरामीटर्स को स्टडी करना होगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक यूनिट सेल को कम्प्लीटली डिफाइन करती हैं, तो ये पैरामीटर्स होते हैं। बेसिकली एक यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए, उसको कम्प्लीटली स्टडी करने के लिए हमारे पास 6 पैरामीटर्स हैं। 1850 में अगस्त ब्रेविस, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि एक क्रिस्टल के अंदर किसी भी सब्सटेंस का अगर आपने क्रिस्टल लैटिस स्टडी करना है, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अगर आपने स्टडी करना है, तो वो कहते हैं इसको आप 7 स्टेप्स में, 7 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। मीन जितने भी हमारे पास क्रिस्टल लैटिस हैं, जितनी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, उनको आप 7 ग्रुप्स में, 7 टाइप्स में डिवाइड कर दें तो वो किसी न किसी एक कैटेगरी में फॉल करेगा। तो उन 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम्स को जो उसने दिए थे, उसको ब्रेविस, उसके नेम पे ब्रेविस लैटिस कहा जाता है, ठीक है। और उसके कोरेस्पोंडिंग जो यूनिट सेल होगा उसको हम ब्रेविस यूनिट सेल कहेंगे। क्रिस्टल लैटिस कहते हैं कंप्लीट क्रिस्टल, यूनिट सेल कहते हैं उस पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर, उस पूरे क्रिस्टल के अंदर एक बेसिक यूनिट, इकाई, जिनसे मिलकर वो कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बना होता है। तो इसमें ये 6 पैरामीटर्स हैं। पहला, 3 उसमें एजेस होती हैं और हर एज की एक लेंथ है, एक्सेस है, ABC से हम इसको डिनोट करेंगे। तो हर एजेस के वो कहता है कि कोरेस्पोंडिंग जो लेंथ्स होती हैं ABC, जो उसकी साइड्स हैं, 3 ये पैरामीटर, और फिर इन 3 एजेस के दरमियान 3 एंगल्स भी हैं जिसको हम अल्फ़ा, बीटा और गैमा से डिनोट करते हैं। तो ये 3 एंगल्स और 3 एजेस मिलकर ये 6 पैरामीटर्स बनते हैं। आपको एक यूनिट सेल को आप जब स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको डिफाइन करने के लिए आप कहते हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल, आपको कैसे पता चला जी ये क्यूबिक है? तो हमने उनके इन 6 पैरामीटर्स को स्टडी किया। हमें पता है कि क्यूबिक के अंदर तीनों साइड्स की लेंथ बराबर होती है, हमने उनकी लेंथ मेजर की, वो बराबर आ रही थी, तो ये पैरामीटर्स उसका जो है वो फुलफिल हो गया।
दूसरी चीज़, हमने उनके दरमियान एंगल्स को मैयर किया। क्यूबिक के अंदर हमें पता है कि तमाम एंगल्स 90 के बराबर होते हैं, तो तमाम एंगल्स 90 के बराबर आ रहे थे जब हमने सोडियम क्लोराइड को स्टडी किया। तो इस बेस पे कह दिया हमने कि सोडियम क्लोराइड का क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि उनकी तीनों साइड्स लेंथ में बराबर हैं और उन तीनों एजेस के दरमियान, लेंथ के दरमियान जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, वो तीनों भी बराबर हैं और वो कितने हैं? 90 के बराबर। तो ये 6 पैरामीटर्स जब आप किसी क्रिस्टल सिस्टम के लिए, किसी यूनिट सेल के लिए मेजर कर लेते हैं, फाइन कर लेते हैं, तो मतलब आपने उस पूरे क्रिस्टल सिस्टम की शेप को, स्ट्रक्चर को आपने क्या कर लिया? फाइन कर लिया। तो ये जो पैरामीटर्स हैं यूनिट सेल्स के, वो कहता है कि यहाँ पे आपको इलस्ट्रेट करवाए गए हैं। हमारे पास जो 7 ब्रेविस यूनिट सेल्स मौजूद हैं, वो इनके नाम, उनकी एक्सियल लेंथ, रिलेटिव लेंथ बताई गई है एक दूसरे के अकॉर्डिंग, उनके एंगल्स और उनकी एग्जांपल्स जो है ये यहाँ पे दी गई हैं। एफएससी में भी आप ये लोग ये पढ़ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपने ये बिल्कुल यूँ समझ ले, रट्टा लगाना है, याद करना है कि अगर हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल हो तो उनकी तीनों एजेस क्या होती हैं? बराबर होती हैं लेंथ वाइज। एक अगर साइड उसकी 1 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 1 सेंटीमीटर होगी, तीसरी भी 1 सेंटीमीटर होगी, कोई भी हो सकती है लेकिन बराबर होंगी। और तीनों एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, इसका क्यूबिक क्रिस्टल होता है, सीजियम क्लोराइड है, कैल्शियम फ्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये इस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की आपके पास एग्जांपल्स हैं। उसके बाद टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या हो जाता है कि दो उसकी साइड्स तो बराबर होती हैं, आगे इनकी शेप्स भी आएंगी 1 बाय 1, उसको हम देखते हैं। दो साइड्स बराबर होंगी लेकिन तीसरी साइड बराबर नहीं होगी, यानी एक की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, बी की भी 1 सेंटीमीटर है, तीसरी जो है वो क्या होगी? उससे कम या ज़्यादा होगी, लेकिन एंगल यहाँ पे भी तीनों के दरमियान 90 डिग्री का ही बनेगा। तो उसकी आपके पास ये एग्जांपल दी गई है। तीसरी क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास आर्थोरोम्बिक है, उसमें एंगल्स तो तीनों 90 के बराबर हैं लेकिन लेंथ कोई भी बराबर नहीं होगी, कोई 1 सेंटीमीटर है, कोई 2 है, कोई 3 है, कोई कुछ, तीनों एजेस की लेंथ डिफरेंट होगी, बट स्टिल एंगल उनका दरमियान, तीनों के दरमियान एंगल स्टिल अभी क्या है? 90 डिग्री है। तो उसकी ये एग्जांपल्स हैं। चौथा हमारे पास रोम्बोहिड्रल, या इसको ट्राइगोनल भी कहते हैं। इनमें तीनों साइड्स तो बराबर होती हैं, ये क्यूबिक की तरह इनके तीनों साइड्स की लेंथ बराबर होगी, लेकिन उनके दरमियान एंगल का डिफरेंस आ जाता है। कैसे? कि दो आपके पास एंगल 90 के बराबर होंगे, अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल होंगे और इनका एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तीसरा जो गैमा है वो 90 का नहीं होगा, वो कोई इससे कम या ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह सबसे मशहूर इसमें हेक्सागोनल, इसमें क्या होता है? दो एंगल 90 के होते हैं, एक एंगल 120 का होता है, दो साइड्स बराबर होती हैं, तीसरी साइड बराबर नहीं होती। इसमें एग्जांपल हमारे पास ये सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर सिलिकॉन कार्बाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड वगैरह। ठीक है, डायमंड भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है वैसे। इसी तरह मोनोक्लिनिक के अंदर ये कंडीशंस दी गई हैं। ट्राई क्लिनिक के अंदर तो ट्राई क्लिनर और क्यूबिक अपोजिट हैं। क्यूबिक के अंदर सारी एजेस, सारे एंगल बराबर होती हैं। ट्राई क्लिनिक के अंदर ना कोई साइड उसकी आपस में बराबर है और ना ही कोई एंगल 90 डिग्री का होता है, इक्वल भी नहीं होते, सारे डिफरेंट होंगे और 90 का भी कोई नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 आपको यूनिट सेल दिखाए गए हैं। ये सबसे पहले यूनिट सेल के पैरामीटर्स दिखाए गए हैं कि देखिए ये 3 इसकी साइड हैं, ये सी बी ए, ये 3 उसकी एक पॉइंट के ऊपर, एक एक्सिस के ऊपर हम जो है एक इस पॉइंट की, इस एटम की बात करें तो इसके देखिए ये 3 एजेस हैं। इस तरह इसकी बात करेंगे, इसके भी 3 एजेस हैं, इसकी भी बात करेंगे, इसके भी 3 एजेस हैं। तो ये तो एक कंप्लीट उसने यूनिट सेल दिखाया है। और उन 3 एजेस के दरमियान फिर आपको दिखाया गया यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा। ठीक है, ये पैरामीटर्स। अब हम 1 बाय 1 जो हमने यूनिट सेल्स पढ़े हैं 10, उनका देखेंगे। जिस तरह से हमने उनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी हैं कि एंगल्स बराबर होते हैं, कहीं पे कम ज़्यादा हो रहा है, तो अब इसको डायग्राम के ज़रिए से हम देखते हैं कि कैसे वहाँ पे वो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये पहला क्यूबिक है, आपको नज़र आ रहा है कि अल्फ़ा एंगल ए, जो साइड ए है, बी है, सी, तीनों बराबर हैं और बराबर हैं चूँकि इसलिए उन तीनों को उसने ए का नाम दे दिया। तीनों ए हैं, तीनों की साइड्स बराबर है और एंगल भी आपको क्लियर नजर आ रहा है, इसको इसके दरमियान भी 90 है। ठीक है, ये बाकी भी, ये चूँकि ये जो लाइन होती है ये बैक पे होती है, हमें 3 डायमेंशनल, चूँकि ये 3 डायमेंशनल डायग्राम होती है और यहाँ 2 डायमेंशनल दिखाई गई है, तो इसलिए ऐसे नज़र आ रहा है
कि इस और इस एंगल के दरमियान ये नीचे जो ए लाइन्स हैं इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, बड़ा नहीं होता, 90 डिग्री ही होता है, लेकिन ये लाइन जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है, बिहाइंड द प्लेन है, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। टेट्रागोनल में देखें आपके पास, ये देखें जो सी लेंथ है ये बड़ी बड़ी हो गई, ये डिफरेंट है, दो लाइन्स अभी भी बराबर हैं और एंगल अभी भी इसके क्या हैं 90 डिग्री के। इसी तरह आगे देखें आप अगर, तो आर्थोरोम्बिक के अंदर तीनों साइड डिफरेंट हो जाती हैं, ए बी सी तीनों की लेंथ डिफरेंट है, लेकिन एंगल अब भी तीनों का क्या है 90 डिग्री का है। रोम्बोइड्रल में देखें तीनों साइड्स तो बराबर हैं, लेंथ सेम है, लेकिन एंगल सेम नहीं है, ये देखें 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो एंगल डिफरेंट होंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास यहाँ पे 7 क्रिस्टल सिस्टम है, इसकी अगर बेहतरीन, अगर बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आपने लेनी है क्रिस्टल सिस्टम की, तो फिर आपको एक एनिमेशन वीडियो देखनी होगी। जब आप कोई 3 डिमेंशनल वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें 3 डिमेंशनल व्यू आपको इन चीज़ों का देगा, तो वहाँ पे एंगल समझना आसान होगा, क्योंकि इन एंगल्स को यहाँ पे 2 डिमेंशनल समझाना थोड़ा मुश्किल है। उन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को विद एग्जांपल्स, विद देयर नेम्स, विद देयर कंडीशंस आपको रट्टा लगाना होगा। साथ में आपने उनकी शेप्स भी जो है वो याद करनी है कि किस क्यूबिक की शेप कैसी होती है, उसमें आपने वहाँ पे शो करवाना है कि क्यूबिक के अंदर हमने पढ़ा कि उसकी साइड्स और उसके एंगल बराबर होती हैं, तो वो स्ट्रक्चर के अंदर भी इक्वल नज़र आने चाहिए। इस तरह से आपने उसकी स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछ लिया जाता है कि 7 जो ब्रेविस क्रिस्टल सिस्टम है, क्रिस्टल यूनिट सेल्स हैं, उनको बनाएं, उनके एग्जांपल्स लिखें। तो ये इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी इससे पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्यूबिक यूनिट सेल सबसे सिंपलेस्ट, इसके अंदर जो सबसे आसान है, सबसे सिंपलेस्ट है इन 7 में से, वो है हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 वजूहात की वजह से। पहला कि इसके अंदर जो जितने भी हमारे पास आयनिक सॉलिड्स हैं और मेटल्स हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द आयनिक सॉलिड्स, जिस तरह हमने सोडियम क्लोराइड की बात की, सीजियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड, बाकी सारे, तो मेजॉरिटी ऑफ द आयनिक सॉलिड्स, आयनिक साल्ट्स और मेटल्स वो क्यूबिक क्रिस्टल रखती हैं, बाकी भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी की बात हो रही, मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स, मेजॉरिटी ऑफ द आयनिक सॉलिड्स, तो उनकी जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक होता है। इस वजह से ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट है जो है वो क्या नाम है, यूनिट सेल है क्यूबिक वाला। दूसरा, इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू मेक कैलकुलेशन विद दीज सेल्स बिकॉज इन दम ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल्स आर 90 डिग्री। दूसरा वो ये कहता है कि इनके साथ कैलकुलेशंस करना बहुत आसान है। आगे हम कैलकुलेशन करते होते हैं ना, कि जब भी हम कोई एक यूनिट सेल ड्रा करते हैं, हम एक सिस्टम बनाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कॉर्नर पे कौन सा एटम आ रहा है, अच्छा कितने कॉर्नर्स बन रहे हैं, उसके कितने एटम्स आ रहे हैं, उनके दरमियान रेशियो कितनी है, फेसेस पे कितने एटम्स हैं, एजेस पे कितने एटम्स हैं, सेंटर में कोई है या नहीं है, उनके दरमियान डिस्टेंस वगैरह। तो जब भी हम एक यूनिट सेल की डीप स्टडी करते हैं, उनकी कैलकुलेशन हमें करनी होती हैं, तो बाकी जितने भी हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन क्यूबिक सेल की जो स्टडी है वो बड़ी आसान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें पता है कि तमाम की तमाम साइड्स की लेंथ बराबर है और तमाम एंगल्स जो हैं वो क्या है 90 डिग्री के बराबर हैं। तो इन 2 रीजंस की वजह से ये एक सिंपलेस्ट क्यूबिक सिस्टम है और ये ज़्यादा कॉमनली मौजूद होता है। अब ये जो क्यूबिक सिस्टम है, इसकी हमारे पास 3 आगे टाइप्स हैं, 3 किस्म के क्यूबिक सिस्टम होते हैं। एक हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक सिस्टम, SCC। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूब, BCC। और तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूब, FCC। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? बाकी तो ज़ाहिर सारे क्यूबिक हैं, तो तमाम एंगल्स तो बराबर होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तमाम इनके जो एजेस हैं, जो साइड्स की लेंथ है, वो भी ऑब्वियसली इक्वल होंगी, तभी ये क्यूबिक हैं। तो डिफरेंस कहाँ पे है? सिंपल क्यूब क्या होता है? सिंपल क्यूब के सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स मौजूद होते हैं, 8 इसके कॉर्नर बनेंगे, 8 कॉर्नर्स पे इसके एटम्स मौजूद होते हैं। इसके फेस पे कोई एटम नहीं होता, इसकी बॉडी के सेंटर में कोई एटम नहीं होता, सारे एटम सिर्फ कॉर्नर पे, नुक्कर। ये यहाँ पे देखें, आपको जो ये रेड लाइन्स नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इसके एटम्स मौजूद होंगे, सामने मौजूद नहीं होते। बॉडी सेंटर क्यूबिक का ये मतलब होता है कि इसके अंदर कॉर्नर्स पे तो होंगे, एक इसका एटम किसी भी उसका जो केटाइन या एनाइन उसकी सेंटर में होगा, बॉडी के सेंटर में। देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये सेंटर बन रहा है उसका।
हमने सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ा था क्रिस्टल के सिमेट्री एलिमेंट्स में, तो ये वही है बॉडी सेंटर। इसलिए कहा कि इस पूरी बॉडी के सेंटर में एक एटम मौजूद है, वहां पे उसने जगह जा ढूंढी अपने, इसलिए इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूब कहा जाता है। तीसरा हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूब है। उसमें क्या होता है कि उसके फेसेस, जितने भी फेसेस होती हैं उन फेसेस के सेंटर में मौजूद, देखें ये इसकी एक फेस है, हमने कहा था जो सामने हमें नज़र आती है जो प्लेन एक्सटर्नल वो फेस है, इसकी फेस में देखिए दरमियान में एक एटम मौजूद है, इधर ये फेज़ है इसके दरमियान में भी एक एटम मौजूद है, इसी तरह इस फेज़ में भी मौजूद है, यहाँ पे ये उसकी फेज़ है, यहाँ पे भी मौजूद है। तो इसको इसलिए फेस सेंट्रल क्यूब कहा जाता है कि इसके जितनी फेसेस हैं उन फेसेस के सेंटर में एक एक एटम मौजूद हो तो उसको फेस सेंट्रल क्यूबिक कहते हैं। अगर बॉडी के सेंटर में एक एटम मौजूद हो तो वो बॉडी सेंट्रल क्यूबिक कहलाता है। और अगर सेंटर में कहीं पे और कोई एटम मौजूद ना हो, सिर्फ कार्नर्स पे एटम हो, तो उसको हम सिंपल क्यूबिक कहेंगे। बाकी जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि तमाम एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो सब में देखें एंगल फेसेस के दरमियान 90 डिग्री का ही होगा और उनकी तमाम की जो ABC एजेस हैं वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। यहाँ पे 2 डायमेंशनल में आपको डिफरेंस नज़र आ सकता है, लेकिन इन ट्रू सेंस जब आप इसको एक्चुअली देखते हैं तो एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर तमाम एंगल्स 90 डिग्री के ही होते हैं और तमाम एजेस की जो लेंथ है वो बराबर ही होती है। तो ये इसको मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। आगे इसी चीज़ को वो आगे लिखता है कि क्यूबिक यूनिट सेल्स जो है वो 3 किस्म के होते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज वन इन विच द एटम और आयंस आर ऑक्यूपाइंग ओनली द कार्नर्स ऑफ द क्यूब। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो क्यूब के सिर्फ कार्नर्स पे एटम्स मौजूद होंगे, कहीं और किसी पोजीशन पे मौजूद नहीं होते। एक बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हैज वन पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब इन एडिशन टू द पार्टिकल एट द कार्नर। कार्नर पे भी मौजूद होंगे, उसके अलावा उस क्यूब की सेंटर पे एक पार्टिकल, एक एटम, एक आयन जो भी उसको बना रहा है, उस क्रिस्टल के जितने जो भी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं वो उसकी बॉडी के सेंटर में एक मौजूद होगा। और एक फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ वन पार्टिकल एट ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। क्यूब की 6 फेसेस होती हैं, ठीक है। तो उसकी 6 फेसेस की हर फेस के ऊपर एक एटम मौजूद होगा, ठीक है। 6 कैसे, 4 उसकी साइड्स बन जाएंगी और एक नीचे और एक ऊपर, ये 6 फेस बनती हैं एक क्यूब की। तो हर फेस के सेंटर पे एक एटम मौजूद होगा, कॉर्नर्स पे तो मौजूद होंगे ही होंगे, तो इसको हम कहेंगे दिस इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आगे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, हम इस क्यूबिक यूनिट सेल से कैसे एटम्स या आयंस को काउंट कर सकते हैं कि एक यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने एटम्स मौजूद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाली बातें हैं। तो कहता है कि जब हम नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हैं पर यूनिट सेल, वी मस्ट कीप इन माइंड दैट एटम्स ऑन कॉर्नर्स ऑफ फेसेस आर शेयर्ड विद एडजॉइनिंग सेल्स। आप देखें जब भी एक क्रिस्टल सिस्टम बनता है तो उसमें एक अकेला यूनिट सेल नहीं होता। हम अकेले यूनिट सेल को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अकेला यूनिट सेल एग्जिस्ट नहीं करता, वो काफ़ी सारे सैकड़ों हज़ारों यूनिट सेल साथ में मिलते हैं। अब हमें पता है कि अगर इस कॉर्नर के ऊपर, इस क्यूब के इस कॉर्नर पे ये जो एटम मौजूद है, ये एटम सिर्फ इसी यूनिट सेल के साथ नहीं जुड़ा हुआ, इसके साथ एक और यूनिट सेल यहाँ पे हो गई, उसके साथ भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो बेसिकली जब हम इसको ज़ाहिर है यहाँ पे 2 डायमेंशनली समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कॉर्नर की अगर आप बात करें, कॉर्नर के नीचे भी देखें एक रूम को समझ रहे, जिस तरह कमरा होता है, कमरे की एक कॉर्नर है, उस कॉर्नर के नीचे भी एक, मतलब उस कॉर्नर के ऊपर 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर कमरे 4 नीचे कमरे, उनकी जो नुक्कर है, कॉर्नर है, वो उसके साथ मिल रहा होता है। तो बेसिकली कॉर्नर पे ये जो एक एटम है, ये एक वक्त में 8 यूनिट सेल्स के साथ इसका लिंक होता है। तो मतलब ये एक एटम सिर्फ इसी यूनिट सेल का हिस्सा नहीं है, ये टोटल 8 यूनिट सेल्स का हिस्सा है। तो इस एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 होगा। यानी इस एक एटम का इस एक यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/8। तो 1/8 1/8 1/8 इस तरह हम इनको जब ऐड अप करते हैं तो ये टोटल 1 एटम बन जाता है। हम काउंट करने जा रहे हैं कि इस एक यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने एटम्स मौजूद हैं। तो एक कार्बन पे कितना मौजूद है, 1/8, इस कार्बन पे 1/8, इस कार्बन पे 1/8, इस कार्बन पे 1/8, 4 कार्बन पे 1/8, 8 कार्बन टोटल हैं। तो 1/8 1/8 1/8 सबको आप जमा करेंगे, कितना बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो इसका मतलब
एक यूनिट सेल के 8 कार्नर्स पे क्या होता है, एक एटम मौजूद होता है, वो केटाइन या एनायन जो भी हो। तो इसका मतलब इस एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं, एक एटम्स मौजूद है, एक एटम मौजूद है कार्नर्स पे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फेसेस की बात करेंगे, उनको भी ऐड कर लेंगे। टोटल देखिए, अगर अब इसकी बात करें फेस सेंटर्ड क्यूबिक की, तो इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक के 8 कार्नर्स पे एक एटम आ गया, टोटल 8 यहाँ पे आप नजर आ रहे हैं, लेकिन हर एक एटम का 8 बाकी यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूशन है। तो इस एक यूनिट सेल के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 बनता है। तो इन 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 के साथ, तो ये 1 के बराबर आएगा। तो एक आपको इसका मतलब पर यूनिट सेल 8 कार्नर्स पे एक एटम मौजूद है। अब हमें पता है टोटल कितनी फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। अब एक फेस 2 यूनिट सेल के साथ मिली होती है। देखें ये एक सेंटर है, ये इस यूनिट सेल की फेस भी है, इधर से एक और यूनिट सेल में मिला दूं अगर, तो ये उस यूनिट सेल की भी फेस होगी। तो मतलब एक फेस के सेंटर में जो एक एटम मौजूद होता है उसका कंट्रीब्यूशन 2 में होता है, 2 यूनिट सेल में। तो इस एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2। टोटल कितनी हमारे पास फेसेस हैं, 3। तो 3 को अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी टोटल कितनी फेसेस हैं, 6 फेजेज हैं। 6 को जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एटम्स बनेंगे। तो इसका मतलब 8 कार्नर पे एक एटम और 3 एटम्स हमारे पास उस टोटल यूनिट सेल की 6 फेजेज में 3 एटम्स बनते हैं। तो 3 ये टोटल ऐड करेंगे 4। तो इसका मतलब एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर टोटल 4 एटम्स मौजूद होती हैं। उनकी रेशियो जो है 4, उसके अंदर सोडियम के एटम होंगे। अगर NaCl की बात करें, 4 सोडियम के एटम टोटल और 4 क्लोरीन के एटम मौजूद होते हैं। इक्वल रेशियो है, इसलिए हम उसका यूनिट लिखते हैं NaCl। तो ये क्वेश्चन MCQ नॉर्मली पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि पर यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड कितने सोडियम के एटम्स हैं, ये कितने क्लोरीन के एटम्स होते हैं। तो 4 सोडियम के 4 क्लोरीन के एटम्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई गई है। बॉडी सेंटर क्यूबिक की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसका 2 आएगा। कैसे कि 8 उसके कारण के ऊपर एक एटम और एक उसके सेंटर में। अब जो बॉडी के सेंटर में एटम मौजूद है तो उसका किसी दूसरे यूनिट सेल के साथ कोई लिंक नहीं है, वो सिर्फ उसी यूनिट सेल का हिस्सा है। तो इसलिए 8 कार्नर के ऊपर एक हो गया और एक बॉडी सेंटर, उसका टोटल क्या बन जाएंगे, 2 यूनिट सेल्स बन जाएंगे। तो इस तरह से एक क्यूबिक यूनिट सेल की हमने डिटेल में एटम्स को भी हमने क्या क्या डिस्कस किया है। बाकी आप इसकी एग्जांपल के तौर पे सोडियम क्लोराइड को कोड कर सकते हैं। यहाँ पे FAC की बुक में ये एग्जांपल दी गई है, आप इसको भी पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम, उसको रीड करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देख लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक इसको रोकते हैं। यहाँ पे ये क्रिस्टल्स के बारे में सारी स्टडी हमारी ख़त्म होती है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि हमारे पास कंटेंट में क्या चीज़ मौजूद है। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो हम इसको डिस्कशन क्लास में डिस्कस करेंगे।